हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। और आज हम फिर से आ गए हैं आपके अपने चैनल सोशल वर्ल्ड में। और ये हमारा हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन इंडिया का 6वां पार्ट है। बाकी देख रहे हैं बच्चे वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन जो टाइमिंग है वो बहुत कम जा रही है। आप लोग सही से वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह करते ही नहीं हैं। ठीक है। उससे पहले एक और चीज़ कहनी है। उस दिन अभी हाल ही में पेपर हुआ था एक, ठीक है, एक पीसीएस का पेपर हुआ था, तो उसके रिलेटेड हमने वीडियो डाली थी। वीडियो जो थी वो हम लोगों ने सिर्फ पेपर डिस्कशन का डाला था, ठीक है, पेपर डिस्कशन का वीडियो डाला था। तो उस पेपर डिस्कशन में हम लोगों ने बस इतना बताया था कि इम्पोर्टेंस क्या होती है किसकी, आपकी एनसीईआरटी की। ठीक है, हमने उसमें बताया था बस एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने उस पर पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ एक आध बच्चों ने उस पर नेगेटिव रिव्यूज़ भी दिए थे। ठीक है, और मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में उन्होंने कमेंट करा था, तो हमारे मैनेजमेंट की टीम से उन्होंने कमेंट सेक्शन में से वो सारे कमेंट डिलीट कर दिए थे। पीपल आस्क मी कि उसमें क्वेश्चन हुआ था बेटा कि हु आर यू, आप होते कौन हो पेपर को डिस्कस करने वाले, और आपका कभी पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया है क्या। बेटा सही बात है, बिल्कुल मैं होता कौन हूँ पेपर डिस्कस करने वाला। पहली बात तो बिल्कुल सही, राइट क्वेश्चन है आपका। दूसरी बात यह है कि नहीं, मैंने पेपर क्वालिफाई नहीं किया। क्लियर, ठीक। लेकिन मेरी एक और चीज़ सीखी है कि अगर उस पेपर क्वालिफाई के डर से मैं अगर पेपर नहीं देता या वो नहीं देता तो बात थी। मैंने पेपर दिया, एटलीस्ट मैं वॉर जोन में कूदा, तो उसके बाद मेरी हार हुई या जीत हुई, ये डजेंट मैटर। चाहे मैं वीरगति को प्राप्त हुआ, वो मैटर नहीं करता है। बात बस इतनी सी है कि आप वॉर जोन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। क्या आप वॉर जोन में गए, क्या आपने पेपर को फेस किया अभी तक? नहीं, अभी आप कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। दैट यू डोंट हैव एनी राइट टू क्रिटिसाइज एनीवन, सो प्लीज, है ना। बाकी हम क्या हैं, कौन है, अभी आपको नहीं पता है हमारे बारे में। क्लियर। और ना ही मैं किसी को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहता इस बात की कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है और मैं इसी उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। मैंने ये प्लेटफॉर्म अपने लिए नहीं स्टार्ट करा या फिर अपने पर्सनल एजेंडा के लिए किया हो, नहीं। बच्चों की डिमांड थी, उन बच्चों की डिमांड थी जिनको मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकता था, उन बच्चों के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा है। क्लियर। तो मेरे चैनल की यानी कि द सोशल वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो वो बच्चे ही हैं, मैं खुद नहीं हूँ। एज ए टीचर, अगर मैं टीचर की टीचिंग की भी बात करूँ तो बच्चों से मैं हूँ, बच्चों से टीचर होता है। अगर कोई सोचे कि टीचर, अगर कोई टीचर को ये घमंड आ जाए कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ा, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या ये हैं वो हैं, तो वो उस टीचर की गलती है, क्योंकि बच्चे ही टीचर को बनाते हैं और बच्चे ही टीचर को गिरा सकते हैं। क्लियर। तो मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरे पास जो भी है, जितनी भी देन है, वो बच्चों की है। क्लियर। तो बाकी जो भी कमेंट करते हैं, कृपया पहले जान लें, समझ लें कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ठीक है। और युद्ध का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। क्लियर। युद्ध का मतलब बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत सारे टीचरों का नाम देख सकते हो। ओझा सर हैं, ओझा सर मतलब मेरे आइडियल हैं वो तो। ठीक है, मैं उनसे पर्सनली पढ़ा भी हूँ, सर अवध ओझा से। बाजीराव एंड रवि में जब पढ़ाते थे ओझा सर, तो मैंने तो पर्सनली कोचिंग ली है, तो वो तो मेरे आइडियल ही हैं। हिस्ट्री जो भी है मेरी उन्हीं की देन है, ओझा सर की। तो अगर तुम कहो कि सर की वीडियो पे जाके आप कमेंट करो ऐसा कि सर आप ज्ञान दे रहे हो, ये कर रहे हो, आपका पेपर क्वालिफाई हुआ है क्या? हाँ, सर का नहीं हुआ क्वालिफाई, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान का भंडार है वो। क्लियर। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के बोलिए कि आप बोल क्या रहे हो। क्लियर। तो बाकी टाइम लिया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी फिर से उसी नेशनलिज्म इंडिया की सीरीज में। टूवर्ड सिविल डिसोबीडियंस पार्ट 2 होगा इसका। क्या था बेटा, हमने पीछे सब कुछ देख लिया। साइमन आ चुका है, साइमन एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। वो कमेटी जो फॉर्म हो रही है वो किसके लिए हो रही है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक कमेटी फॉर्म हो रही है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने हैं, और जो चेंजेस करने हैं उस कमेटी के अंदर कोई भी इंडियन ही नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से लोग क्या है, उसके अगेंस्ट हैं। किसके? साइमन कमीशन के।
जब साइमन कमीशन इंडिया में आता है 1928 में, इट वाज ग्रीटेड, तो लोगों ने उसको कैसे ग्रीट किया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये सारे पोस्टर लेके, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ मतलब प्रदर्शन किया था अच्छा खासा, क्लियर। उसके बाद बेटा क्या था, वो जितनी भी पार्टी थी, ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन द डेमोन्स्ट्रेशन, हर कोई साइमन कमीशन के खिलाफ था, इसीलिए सारी पार्टी जाके डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल हुई, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, कोई भी पार्टी हो, क्लियर। 1929 में क्या हुआ, इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड ए वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। क्या दिया, एक डोमिनियन स्टेटस दिया गया इंडिया को कि हम आपको क्या करेंगे, कि एक बैग ऑफर दिया गया लॉर्ड इरविन की तरफ से कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हैं, किसको, इंडिया को। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, एक राउंड टेबल, इन्हीं को बोलते हैं आप हिंदी में, इनका बड़ी महत्वता है और जिनको हिंदी में बोला जाता है गोल, ठीक है, गोल मेज सम्मेलन, ठीक है, ये गोल मेज सम्मेलन हुए थे। तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, किसके लिए हुई थी, इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए कि भारत का जो भविष्य का जो संविधान रहेगा वो कैसा रहेगा। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, लेकिन जो गोल में सम्मेलन हुआ बेटा, उससे आपके कांग्रेस के लीडर सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि डिमांड ही कुछ ऐसी थी, ठीक है, जो इंडिया के अगेंस्ट थी और इंडिया का स्पेसिफाइड कोई फ्यूचर नहीं था, इसकी वजह से। द रेडिकल्स, जो रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस, जैसे कौन, रेडिकल जो ग्रुप था वो किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, नेहरू जी के द्वारा और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव, ठीक है, ये बहुत ज्यादा असर्टिव बन गए भैया, ये डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे, इनकी डिमांड थी पूर्ण स्वराज की, कि भैया ये डोमिनियन स्टेटस वगैरह नहीं, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। द लिबरल्स एंड द मॉडरेट्स, और जो इंडिया के अंदर लिबरल्स थे, मॉडरेट्स थे, who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence। क्या हुआ कि द लिबरल्स और जो मॉडरेट्स थे, who were proposing a constitutional system, जो क्या चाहते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हो वो विद इन फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। दिसंबर 1929 में, हमारा दिसंबर 1920 आता है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लाहौर कांग्रेस एक सेशन होता है जिसमें डिमांड की जाती है आपके पूर्ण स्वराज की, ठीक है। यहाँ पे किसकी डिमांड करते हैं हमारे नेहरू जी, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पूर्ण स्वराज की और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इनको डोमिनियन स्टेटस, हाफ इंडिपेंडेंस ये सब नहीं चाहिए थी, इनको चाहिए था पूर्ण स्वराज, ठीक है, यानी कि पूरा भारत इनका होना चाहिए। ये सब नहीं कि हमको आधा अधूरा भारत दे दिया, ठीक, डोमिनियन स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए था, इसीलिए पूर्ण स्वराज की मांग 1929 दिसंबर में उठी थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया। यहां से देखिए आपका 26 जनवरी अभी जो मनाया जाता है वो क्यों, इट वॉज डिक्लेयर दैट द 26 जनवरी 1930, आपका जो 26 जनवरी 1930 है जो वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक प्लेस टू स्ट्रगल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि इसमें क्या, व्हेन पीपल वर टू टेक ए प्लेस लेंगे टू स्ट्रगल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि किसके लिए स्ट्रगल करेंगे भैया, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण राज्य, पूर्ण कह सकते हो, पूरा भारत चाहिए हमको, ठीक है, पूरी स्वतंत्रता चाहिए हमारा भारत में, हमारी सरकार, कोई डोमिनियन स्टेटस वगैरह ऐसा कुछ नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। अब देखो 26 जनवरी 1930, इसीलिए ये डेट मशहूर हुई और इसको फिर जब वो ये चीज पूरी नहीं हो पाई थी इस टाइम पे, तब इसको 26 जनवरी इनको 1950, ठीक है, 26 जनवरी थी ये, क्लियर, इसीलिए इसको सेलिब्रेट बाद में किया जाता है। तो इस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है 26 नवंबर, ठीक, 1949 को बन के तैयार हो गया था, क्लियर, लेकिन उसको हमने इम्प्लीमेंट लागू कब से करा, 26 जनवरी 1950 से। तो कहीं ना कहीं इस डेट का इन्फ्लुएंस यहीं से होता है, क्लियर, इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या करा था, इम्प्लीमेंट करा था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। लेकिन जो नेहरू जी ने जो मांग करी थी उसकी वजह से क्या हुआ था, देखो वो क्या कहते हैं, इतना असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो सेलिब्रेशन था अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, किसी ने ध्यान नहीं दिया था किस पे, 1930 की 26 जनवरी पे, ठीक है, 26 जैन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। तो उसके बाद महात्मा गांधी हैड टू फाइंड ए वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। जिंदगी में जब भी मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट में हमेशा ऐसी चीजें देखो कि जो कॉमन इंसान की चीजें हों, ठीक है। आप अगर मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन चाह रहे हो ना, तो पहले ये देखो ना मिडिल क्लास चाह क्या रही है, मिडिल क्लास की डिमांड क्या है। जब तक मिडिल क्लास की डिमांडों का नहीं पता चलेगा आप, तो गांधी जी, यार देखो गांधी जी बड़े इंटेलिजेंट से आदमी थे, ठीक है। गांधी जी ऐसे इशू लेके आए कि कोई ऐसा इशू बोलो कि कॉन्क्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ, जो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड हो, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कुछ हो। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड ए वे रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। उन्होंने इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को किससे जोड़ा, कॉन्क्रीट करा जो एवरीडे लाइफ के इशूज होते थे। मीटिंग हुई कांग्रेस की, ठीक है, इलाहाबाद के अंदर 1931 में, ठीक, इलाहाबाद यानी कि हमारा प्रेजेंट टाइम का प्रयागराज। मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स एट इलाहाबाद 1931। क्या हुआ था इस मीटिंग में बेटा, देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी यू कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। इसमें देख रहे हो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, है ना, और कौन है आपके, नेहरू जी बैठे, और भी अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स बैठे हुए हैं। तो ये मीटिंग थी आपके इलाहाबाद की, उसमें डिस्कशन चल रहा था कि कैसे लोगों को एकजुट किया जाए। अब ये देखिए गांधी जी ने ये क्या मांगा भैया, द सॉल्ट मार्च। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट करी एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्ट फर्स्ट। क्या था ये, देखते हैं कि सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या कनेक्शन। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या था इनके बीच में रिलेशन। महात्मा गांधी फाउंड इन, मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं। देखो गांधी जी ने एक इरविन को एक लेटर भेजा जिसके अंदर 11 डिमांड लिखी थी। उसमें से सबसे प्रमुख डिमांड जो थी वो आपकी थी सॉल्ट से टैक्स हटाने की। गांधी जी कहते थे कि नमक जो है वो इंडिया का ही है, समुद्र हमारी टेरिटरी में, आप हमारा ही नमक बना के आप नमक बना रहे हो, उस पर आपके जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली ले रखी थी किसकी, नमक बनाने की। अब जब मोनोपोली ले रखी है तो मोनोपोली का मतलब होता है कि बस वही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। गांधी जी ने डिमांड करी कि बेटा आप एक काम करो बेटा इरविन, इससे टैक्स पे, इस सॉल्ट पे से टैक्स हटा दो। तो इरविन कहता है नहीं हटाएंगे। तो गांधी जी ने बोला कि प्लीज़ आप ये हटा लीजिए, अदरवाइज मैं मूवमेंट करूँगा। तो वो कहते हैं आप कर लीजिए, जो मूवमेंट करने आपको करिए, ठीक है। गांधी जी कहते हैं ओके, अगर आप डिमांड नहीं, वो टैक्स नहीं हटाते, देन वी आर गोइंग टू डू ए मूवमेंट, ठीक है। गांधी जी ने इसीलिए किसको चुना, सॉल्ट को चुना, सॉल्ट। अब मैं बताता हूँ सॉल्ट की कहानी। ये नमक जो है ना, नमक आपकी हर क्लास खाती है। चीनी, लोग चीनी को एक बार अवॉइड कर सकते हैं, डायबिटीज वाला पेशेंट है वो चीनी नहीं खाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो, अब बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं सर पानी क्यों नहीं दिया, पानी पे टैक्स नहीं था। गांधी जी ने ऐसा इशू चुना जो डेली की जिंदगी से जुड़ा हो, और दूसरा क्या हो जिसके ऊपर, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो। यानी कि नमक एक ऐसी चीज थी जो हर इंसान खाता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, ठीक है, किसी भी वर्ग से वो बिलोंग करता हो, किसी भी वर्ग का हो, ठीक है, हर कोई नमक खाता है, ठीक है। और नमक पे क्या लग रहा था, टैक्स लग रहा था। इसीलिए गांधी जी ने इसको एक पावरफुल सिंबल की तरह यूज करा, और अपना जो एक लेटर भेजा था, डिमांड लेटर भेजा था, जिसके अंदर तो गांधी जी ने नमक लिया था, ठीक है। तो वो क्या, मिडिल क्लास भी खाती थी भाई, ठीक है, मिडिल क्लास भी कंज्यूम करती है, ठीक है, रिच क्लास भी, ठीक, और पुअर क्लास भी नमक को, क्लियर। अब देखो नमक एक ऐसी चीज है जिसको हर क्लास, और हम लोगों को बहुत सारी, आप व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, इन सब पे हम कभी कभी कोट्स पढ़ भी लेते हैं कि इंसान की कीमत नमक की तरह होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब उसके होने से फर्क ना पड़े बेशक, लेकिन जब वो नहीं होता तो उसकी कमी महसूस होनी चाहिए। तो यही नमक का हाल था, ठीक है, कि नमक को कोई अवॉइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नमक ना एक ऐसी चीज है जो हर दिन हर इंसान कंज्यूम करता ही है, थोड़ा बहुत नमक तो खाता है।
तो गांधी जी ने इसीलिए इसको एक पावरफुल, ये देखिए, ही सेंट ए लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स, उसमें 11 डिमांड थी, ठीक, कुछ जनरल डिमांड थी, उसमें क्या थी, अदर्स वर स्पेसिफाइड डिमांड्स, स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ द डिफरेंट क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट, पीजेंट्स, इन सब की डिमांड थी। द आइडिया वाज टू मेक डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट all classes within India society could identify with them. Everyone could be brought together in a united campaign. The most steering of all was the demand to, सबसे अहम जो डिमांड थी वो थी सॉल्ट टैक्स को हटाने की, सबसे अहम डिमांड थी किसकी, ये जो 11 डिमांड भेजी थी गांधी जी ने, जो लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा था उसमें, ठीक है। कुछ ही दिन में हम लोगों ने एक चीज डिसाइड करी है, हम प्रत्येक दिन शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चन दिया करेंगे कुछ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हुआ करेंगे वो बोर्ड ओरिएंटेड होंगे, बोर्ड में जो आते हैं, तो कृपया करके आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर, ये नहीं है कि आप छोड़ दीजिए, हम शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे आपके लिए जल्दी ही, ठीक, 1-2 दिन में ट्राई करते हैं। और दूसरा, अभी बच्चों को हॉलीडे होमवर्क मिला है तो उसकी प्रोजेक्ट फाइल वगैरह कैसे कैसे बनानी है उसका वीडियो विद इन 2 डेज हम लोग डाल देंगे, यानी कल या परसों तक आपका वो वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सॉल्ट, सॉल्ट वह समथिंग, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पुअर भी लेते हैं, रिच भी लेते, पुअर भी रिच भी, हर क्लास के द्वारा इसको, ये एसेंशियल आइटम्स हैं किसके लिए, फूड के लिए, आपके खाने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल आइटम है। टैक्स, और देखो मैंने पहले ही बता दिया, मोनोपोली ले रखी है किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी, ठीक है। इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर रिवील द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल, और यहाँ से गांधी जी ने सबसे खतरनाक चेहरा दिखाया किसका, ब्रिटिश का, कि ये देखो ये इतने ज़्यादा मतलब बेकार लोग हैं, इतने बेसे लोग हैं कि ये भैया नमक तक पे टैक्स ले रहे हैं। नमक पे कौन टैक्स लेता है, ठीक है, तो ये नमक तक पे क्या ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। महात्मा गांधी लेटर वाज इन ए बे एन अल्टीमेटम, महात्मा गांधी ने जो लेटर लिखा था वो एक अल्टीमेटम था किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। क्लियर, इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड, गांधी जी ने बोला था, अब देखो इसको भी मैं डायरेक्टली समझाता हूँ, ठीक है। गांधी जी ने बोला था अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, कब तक, 11 मार्च तक, द लेटर स्टेट वुड लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। तो गांधी जी ने बोला कि भैया हम ना, अगर तुमने हमारी डिमांडों को पूरा नहीं करा, कब तक, 11 मार्च तक, तो हम करेंगे CDM यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च, और आपको हमारी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि यार तुम बहुत बार मूवमेंट कर चुके हो, तुमको जो करना है करो यार, हमें मतलब नहीं है। क्लियर, ठीक है। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, देखो भाई इरविन ने मना कर दिया कि ठीक है गांधी आप करना चाहते हैं मूवमेंट करिए, ऑल द बेस्ट। तो महात्मा गांधी ने क्या करा, अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ मिलकर, कितने, 78 वॉलंटियर्स के साथ मिलकर ये मार्च स्टार्ट करी थी गांधी ने। गांधी ने कहां तक गए थे, गांधी जी अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से लेके कहां पहुंचे थे, दांडी, ठीक है। ये कोस्टल टाउन था, ठीक है। कोस्टल टाउन का मतलब, कोस्टल जानते हो ना, कोस्टल का मतलब होता है कि जो एरिया आपके समुद्र के आसपास है, यानी कि जैसे ये इंडिया का नीचे वाला मैप का हिस्सा है, तो ये जो एरिया है ये आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के आसपास का जो एरिया है उनको बोलते हैं वो कोस्टल एरिया माना जाता है। तो दांडी कहाँ पड़ता था, दांडी यहाँ पड़ता था, ठीक है, वो सॉरी यहाँ कहीं गुजरात में ही पड़ता है दांडी, ठीक है, लेकिन वो उसका किनारा कहाँ था, समुद्र के पास था, तो वो कोस्टल टाउन है, ठीक। तो गांधी जी ने जो यात्रा करी थी 240 माइल्स, ठीक है, 240 माइल टोटल यात्रा जो थी, ठीक है। कहां से, साबरमती से लेके आपके कोस्टल टाउन। तो गांधी जी ने, अब देखिए, ठीक, 78 फॉलोअर्स के साथ मिलकर गांधी जी ने मार्च स्टार्ट करा, 10 माइल्स, ठीक। तो गांधी जी गया 10 माइल्स, 10 माइल्स, ठीक है, 10 माइल्स एक दिन में 10 माइल चलते थे, ठीक, 10 माइल्स ए डे, बहुत चलते थे गांधी जी, सोच सकते हो तुम लोग बेटा, ठीक, तभी गांधी जी इतने फिट थे, 10 माइल्स प्रति डे, 24 दिन में यात्रा पूरी कर ली थी, ठीक है, 240 माइल्स थी टोटल। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैथ लगा लिया थोड़ा सा, है ना। अब क्या थे, जहां पे भी गांधी जी यार रुक जाते थे, भाई हजारों की संख्या में लोग आते थे गांधी जी को सुनने के लिए, हजारों की संख्या में, और गांधी जी उनसे बताते थे स्वराज का मतलब क्या है, और गांधी जी कहते थे कि कैसे पीसफुली, कैसे शांतिपूर्वक ब्रिटिश का रूल को हमको खत्म करना है, डिफाई, ठीक है, पीसफुली ब्रिटिशर्स को खत्म करना है। 6 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं, दांडी पहुंच जाते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, जाके आपका
नमक आंदोलन, नमक कानून का विरोध करते हैं। कैसे विरोध करते हैं? बाय बॉइलिंग द सी वाटर, सी वाटर को बॉईल करके और क्या मैन्युफैक्चर कर देते हैं, नमक बना देते हैं हमारे गांधी जी। शहीद क्या थी? दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यही थी आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग, स्टार्टिंग। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? अब हम देखते हैं ये जो मूवमेंट है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट कैसे है। देखिए, पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन विद द ब्रिटिश, यहां पे सिर्फ लोगों से ये नहीं बोला जा रहा था कि आप ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेशन ही मत करिए, एज दे हैड डन इन 1921 to 22, बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉस। अब गांधी जी ने पहली बार कहा था कि आप सिर्फ उनके साथ कॉपरेट करना बंद मत करिए, उनके रूल जो कॉलोनियल लॉ हैं उनको भी क्या करिए, तोड़िए। ये देखिए, उनको भी क्या करना है, तोड़ना है। क्लियर? उसके बाद आप लोग देखिए, थाउजेंड्स, बहुत सारी जगह, गांधी जी की ये बात होगी ना तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा, वो लोग भी नमक कानून तोड़ने लगे। कैसे तोड़ने लगे? वो लोग भी बहुत सारी जगह पे नमक बनाने लगे और क्या करने लगे, डेमोन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री, और ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री के सामने नमक बना बनाकर फेंकने लगे, डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, अब यहां तक तो ब्रिटिशर्स अभी तक शांत रहे थे। ठीक, जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता गया, फॉरेन क्लोथ्स फिर से बॉयकॉट होने लगे। फॉरेन क्लोथ का क्या किया गया, बॉयकॉट किया। लिकर शॉप, दारू की दुकानें तोड़फोड़ की गई। ठीक है, पीजेंट रिफ्यूज टू पे, पीजेंट से मना कर दिया कि ना तो हम कोई रेवेन्यू देंगे ना ही कोई चौकीदारी टैक्सेस देंगे। गांव के लोगों ने, विलेज ऑफिशियल, जो भी विलेज के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, और बहुत सारे लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट कर दिया। गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट, और कहाँ जा रहे थे, रिजर्व फॉरेस्ट में जा रहे थे वुड कलेक्ट करने के लिए और ग्रेजिंग कैटल्स को चराने के लिए। देखिए, ठीक है, वुड कलेक्टिंग के लिए, और किन में, रिजर्व फॉरेस्ट में। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या था, अलाउड नहीं था कॉमन लोगों को जाना, स्पेशली इंडियंस वगैरह को जाना, ये इन्होंने लॉ तोड़ा। डांडी मार्च, ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी वाज अकम्पनीड बाय 78 वॉलंटियर्स। ठीक है, गांधी जी के 78 वॉलंटियर्स थे उनके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देवर ज्वाइंड बाई 1000, 78 वॉलंटियर्स थे मात्र। उसके बाद हजारों की संख्या में लोग जुड़ गए गांधी से। उसके बाद द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट 3 देखते हैं। अब देखो क्या हुआ। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. अब जैसे ही उन्हें देखा कि इनका मूवमेंट तो बहुत ज्यादा तगड़ा होता जा रहा है, किसका मूवमेंट, कांग्रेस लीडर्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा तगड़ा होता जा रहा है, तो क्या करा, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लीडर्स को अरेस्ट करना वन बाई वन। दिस लेड टू द वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस, इसकी वजह से बहुत सारी जगह पे बहुत ज्यादा वायलेंट क्लैशेस हुए थे, मतलब दंगे फसाद स्टार्ट हो गए थे। क्लियर? 1930 अप्रैल में अब्दुल गफ्फार खान, ये अब्दुल गफ्फार खान है जो गांधी जी के एकदम प्योर भक्त माने जाते हैं। ठीक है, गांधी जी के भक्त, इनको अरेस्ट कर लिया गया। कहां से किया गया था अरेस्ट? इनको पेशावर से अरेस्ट किया गया था, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान में आपका। एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मर्ड कार एंड पुलिस फायरिंग, तो इन लोगों ने आर्मर्ड कार लेके आए, पुलिस की फायरिंग हो गई इन लोगों के ऊपर। ठीक है, भीड़ जो थी किसके लिए आई थी भीड़, आपके अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया था, इसलिए वो लोग आए थे। तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर क्या गोलीबारी और जो आर्मर्ड कार थी उन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोग आपके इस डिमॉन्स्ट्रेशन में। अब देखिए, उसके बाद ए मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, आपके महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। जो सोलापुर के जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या करा, पुलिस पोस्ट पे अटैक करा, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, यानी कि आप ये देख लीजिए जितनी भी आपकी उन जगह पे हमला हुआ जो भी ब्रिटिशर्स के थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के बनाई हुई चीजें थी, यानी कि ब्रिटिशर्स के ऑफिसेस वगैरह थे, सिंबलाइज्ड ब्रिटिशर रूल, जितने भी ब्रिटिश रूल को दिखाते थे वहां सब जगह सोलापुर के वर्कर्स ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। फ्राइटेंड गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद पॉलिसी ऑफ द ब्रूटल रिप्रेशन, और फिर हमला तुमने करा किस पे, ब्रिटिशर्स के रूल पे, ब्रिटिशर्स के रूल में। तो तुम्हें पता था वो अगर वॉर करेंगे हम लोगों पे वार करेंगे, मतलब कैसे, मतलब ब्रूटल रिप्रेशन, उन्होंने बुरी तरीके से क्या करना स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट करना। ये देखिए, पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, मारा कूटा गया उनको बुरी तरीके से। वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों और महिलाओं तक को मारा गया था।
अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, 1 लाख लोग इसमें अरेस्ट हुए थे। और फिर क्या हुआ, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, और गांधी जी ने फिर से मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया और एंटर इनटू ए पैक्ट विद इरविन, और इरविन के साथ एक पैक्ट के लिए राजी होते हैं। क्या होता है वो पैक्ट? Why this Gandhi Irwin Pact? गांधी जी पार्टिसिपेट इन ए कंसल्टेड टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी मान गए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, और कांग्रेस ने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करा था। ये जो राजी हो गए थे, गांधी जी को कहाँ बुलाया गया? लंदन। क्लियर? द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और यहाँ पे क्या राजी हो गए? यहाँ पे राजी हो गए कि जो गवर्नमेंट है ना, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या करने के लिए तैयार है? उनको रिलीज करने के लिए, जेल से छोड़ने के लिए तैयार है। गांधी जी वेंट टू लंदन, गांधी जी जब लंदन पहुंचे फॉर द कॉन्फ्रेंस, बट नेगोशिएशन वहां पर काम नहीं है, नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड रिटर्न डिसअपॉइंटेड, मतलब गांधी जी को खाली हाथ वापस आना पड़ा लंदन से, कुछ नहीं मिला था। अब क्या हुआ, जब गांधी जी इंडिया में वापस आते हैं तो देखते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारी ब्रूटल रिप्रेशन किया है, मतलब बहुत गंदे तरीके से लोगों के विरोध प्रदर्शन वगैरह जो भी थे, बहुत मतलब हालात बहुत बहवा हो गए थे। ठीक है, बहुत भयानक स्थिति थी देश की उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि गफ्फार खान, जो अब्दुल गफ्फार खान थे, और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो जेल में थे। कांग्रेस हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, ए सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट, और बहुत सारी चीजों पे रोक लगा दी गई थी ब्रिटिशर्स की तरफ से, जैसे कोई मीटिंग्स नहीं होगी, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई कोई विरोध प्रदर्शन वगैरह नहीं हो, कोई भी बॉयकॉट नहीं करेगा किसी भी चीज का, इन सब चीजों पर रोक थी। अब क्या हुआ, विद ग्रेट अप्रेंशन महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस, जब गांधी जी ने ऐसी स्थिति देखी लंदन से आने के बाद हमारे देश भारत की, तो गांधी जी ने फिर से डिसाइड करा कि हम लोग क्या करेंगे, रीलॉन्च करेंगे किस चीज को? सीडीएम को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। लेकिन गांधी जी ने इस बार मूवमेंट लॉन्च करा, ठीक है, फॉर ओवर ए ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, बट इन 1934 इट लॉस्ट इट्स मूवमेंट। ठीक है, 1932-33 के टाइम पे इसको लॉन्च करा था, और 34 में इसने अपना मोमेंटम फिर से खो दिया, और गांधी जी ने इसको क्या कर दिया? कॉल ऑफ कर दिया, ये मूवमेंट बंद हो गया। पुलिस क्रैक डाउन ऑन सत्याग्रह, यहाँ पे क्या होता है, पुलिस ने फिर से वही 1930 में वो क्रैक डाउन, मतलब सत्याग्रह वगैरह को मारा था। क्लियर? अब यहां से हमारा पूरा पोर्शन खत्म होता है, जितने भी मूवमेंट थे वो यहीं खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। अब एक मैं सीरीज देता हूं आपको, क्वेश्चन में अब शॉर्ट्स में ही दूंगा, ठीक है, शॉर्ट में ही आपको क्वेश्चन दे दूंगा, शॉर्ट वीडियो चला लेंगे। अब देखिए, आपकी यहाँ कहानी खत्म हो जाती है किसकी? गांधी जी के मूवमेंट की। अब हम बात करेंगे जिसने भी पार्टिसिपेट किया था, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे किसके अंदर, मूवमेंट के अंदर, उन्होंने किस तरीके से देखा मूवमेंट को। ठीक है, तो इसको देखो, एक्सप्लेनेशन का मैं अगर आपको डायरेक्ट समझाऊंगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, आपके डायरेक्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मूवमेंट सबके लिए अलग अलग था, गांधी जी के लिए तो मूवमेंट कुछ और ही था, लेकिन जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो उनकी खुद की सोच थी कि वो उस मूवमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा था आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने, और उनने इसको किस तरीके से देखा था। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि जो लोग जो मूवमेंट में आए, उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन क्यों किया था, आखिर क्या वजह थी। ठीक है, व्हाट वर देयर आइडियल्स, उनके आइडियल्स क्या थे। क्लियर? और व्हाई व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, और उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज, अब आपको पता है कंट्री के अंदर रिच पीजेंट, जो गुजरात के पाटीदार थे, गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जो जाट लोग थे, इन्होंने मूवमेंट को क्यों ज्वाइन करा था। मूवमेंट में ये एक्टिव मेंबर रहे थे। अब इनने जो मूवमेंट ज्वाइन करा था अपनी खेतों से रिलेटेड, अपनी खेती के लिए, कि बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ द कमर्शियल क्रॉप, ये कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे, और दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड द फॉलिंग प्राइसेस, और इनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था इन चीजों से। किन चीजों से? ट्रेड डिप्रेशन से, और जो फॉलिंग प्राइस, आपके जो प्राइस गिर रहे थे, किसकी? खेती की चीजों के जो प्राइस गिरते जा रहे थे, उसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, तो ये मूवमेंट में इसीलिए शामिल हुए थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो कैश क्रॉप है, ठीक है, कैश क्रॉप, एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर, धीरे धीरे इनकी जो कैश इनकम थी डिसअपीयर होते जा रही थी, और दे फाउंड इट इम्पॉसिबल, इसको बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड। क्यों?
क्योंकि वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, मतलब रेवेन्यू को पे करने में क्या थे, वो असमर्थ थे, ठीक है, इसीलिए। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। और गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया था, रिफ्यूज कर दिया था कि रिड्यूस नहीं करेंगे वो रेवेन्यू को, जो रेवेन्यू जितने हैं वो उतने ही रहेंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश के जाट्स ने और गुजरात के पाटीदार्स ने क्या करा था, मूवमेंट में शामिल हुए थे। रिच पीजेंट बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल, और इसी की वजह से वो लोग क्या बने, सपोर्टर्स बने, किसके, आपके सीडीएम के। दे ऑर्गेनाइज देयर कम्युनिटीज, उन्होंने अपनी कम्युनिटीज को तैयार करा। एंड एट टाइम्स फोर्स इलेक्टेड मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम, और बहुत सारे लोगों ने इनके बॉयकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा, किनके कहने पे, इन्हीं जाट और पाटीदार्स के कहने पे। क्लियर। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यूज। तो आप यहां से ये स्टेटमेंट याद रखिए कि फॉर किसके लिए, पाटीदार्स के लिए, ठीक है, पाटीदार्स, और किसके लिए, जाट्स के लिए, जो जट थे आपके उनके लिए। तो क्या था, जो स्ट्रगल था किसका, स्वराज का स्ट्रगल, उनके किसके अगेंस्ट था, हाई रेवेन्यू के। तो हमको यहाँ से पहला पॉइंट मिल जाता है कि जो आपके पाटीदार्स और जो जाट थे उनका जो मूवमेंट था वो किसके अगेंस्ट था, आपका स्ट्रगल जो था हाई रेवेन्यू। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड, लेकिन उनको बहुत ज्यादा खराब लगा जब 1931 में विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज की मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया, और उनके हाथ को क्या आई, सिर्फ निराशा आई थी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मूवमेंट उनके लिए सक्सेस नहीं माना जाएगा, ठीक है, उनकी नजर से ये मूवमेंट फेल ही रहा था। सो व्हेन द मूवमेंट वाज, फिर गांधी जी ने जब 1932 में जब मूवमेंट को रीलॉन्च करा, मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, और उन लोगों ने मना कर दिया कि हमारा पार्टिसिपेट करने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि हमें कुछ मिलना तो है नहीं। हमने पिछली बार भी गांधी जी के सीडीएम में साथ दिया और हमें मिला क्या, कुछ नहीं। गांधी जी ने मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया। तो ये सब चीजें थी, ठीक है। 1932 में वो लोग नहीं आए थे। पुअर पीजेंट वाज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, और पुअर पीजेंट को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं था। मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टीनेट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड। बहुत सारे लोग कैसे थे कि खेती ले लेते थे रेंट पे, ठीक है। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड द कैश इनकम ड्विंडल्ड, ठीक है, डिप्रेशन कंटिन्यू रहा, कैश इनकम उनकी ड्विंडल हो गई, ठीक है। ड्विंडल का मतलब होता है कि गड़बड़, ऊपर नीचे हो गई। द स्मॉल टीनेट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द रेंट, और जो आपके छोटे किसान थे वो रेंट को पे नहीं कर पा रहे थे। दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड, वो चाहते थे कि जो अनपेड रेंट है उसको लैंडलॉर्ड क्या कर दे, माफ कर दे, ठीक है, हटाई दे, ठीक है। तो इनका मूवमेंट किसके अगेंस्ट था, इनका मूवमेंट भैया आप समझ लो नो रेंट के, बिल्कुल, ठीक है, नो रेंट के अगेंस्ट था। किनका मूवमेंट, इनका जो आपके जो किसान है, छोटे किसान, ठीक। आगे बढ़ते, दे जॉइंड ए वेराइटी रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय द सोशलिस्ट एंड कम्युनिटीज, ठीक। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा जो मूवमेंट चलाए गए थे, ठीक, उनको भी ज्वाइन करा इन लोगों ने। क्यों ज्वाइन करा था इन लोगों ने, कि एप्रेंसिव ऑफ रेजिंग इशूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट, ठीक है, एंड लैंडलॉर्ड। द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन इन द मोस्ट प्लेसेस। कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों, इसका रीजन था, सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। इसी की वजह से पुअर पीजेंट्स के रिलेशन और कांग्रेस के रिलेशन क्या थे, सही नहीं थे, अनसर्टेनिटी थी उनके अंदर, सर्टेनिटी नहीं थी, अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि उन्होंने क्या बोल दिया, हम नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि पार्टिसिपेंट, दूसरा पार्ट देखते हैं पार्टिसिपेंट ने और कैसे देखा था इन मूवमेंट्स को। तो सबसे पहली बात कि व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, ठीक है, जो हमारे बिजनेस क्लासेस थी उनका क्या कहना था, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कैसे जुड़े। हमने देखा ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। क्यों, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल जैसे जो जूट के बैग, जूट की चीजें बनाना स्टार्ट करा, इसलिए इंडियन मर्चेंट्स क्या बन गए, एकदम ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए थे। Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policy that restricted business activity.
अब देखो इनकी बिजनेस एक्टिविटीज पे क्या था, रेस्ट्रिक्शन था, बहुत सारी रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी थी जिसकी वजह से ये बिजनेस तो कर रहे थे लेकिन उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, और इन्हें क्या चाहिए थी, प्रोटेक्शन चाहिए थी किसके अगेंस्ट, आपके जो भी इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे थे किनको, फॉरेन गुड्स को, क्लियर। और क्या डिमांड थी इनकी, ए रुपी स्ट्रगलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट। अब देखिए रुपी और स्टर्लिंग, ठीक है, तो उस टाइम पे ये पैसे की वैल्यू का जो भी था खेल था वो वैल्यू का था, ठीक है। तो ये चाह रहे थे कि भैया जो एक्सचेंज वैक्सचेंज रेशियो है वो सही होना चाहिए, और जो सही नहीं था इसकी वजह से इंपोर्ट्स क्या हो रहे थे, इनके गिर रहे थे। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म, बिजनेस इंटरेस्ट को सही करने के लिए इन्होंने क्या करा कि 1920 में द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल कांग्रेस बनाई इनने, ठीक है, किन्ने, इन बिजनेस क्लास ने मिलके। 1927 में इनने FICCI बनाई, द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, FICCI बनाई थी इन्होंने, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। लेड बाय द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, कौन थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास इन द GD बिरला। द इंडस्ट्रियल अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड। अब देखो पुरुषोत्तम दास जी ने, ठीक है, GD बिरला जी ने क्या करा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करा था, क्यों कि द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी, कि इनका कहना था कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उस पर किसका कंट्रोल है भैया, कॉलोनियल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं गलत है, इसीलिए इन लोगों ने मूवमेंट को ज्वाइन करा। देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स, इन्होंने क्या करा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे थे हमारे लोगों को, मूवमेंट वगैरह को, और इनने मना कर दिया, रिफ्यूज टू बाय और सेल, ना ही तो खरीदेंगे ना ही बेचेंगे किसको, इंपोर्टेड गुड्स को। इंपोर्टेड का मतलब यानी कि ये कहाँ से आ रहे थे, ब्रिटेन से जो भी गुड्स आ रहे थे उनके लेना देना नहीं रहेगा, किसका, अपने भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज ए टाइम when colonial restriction on business would no longer exist and trade and the industry would flourish without constraint। अब देखो बहुत सारे लोगों के लिए स्वराज का, बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का मतलब था कि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट के सारे रेस्ट्रिक्शन उठ जाएंगे, ठीक है, हमारा बिजनेस आराम से काम करेगा, ट्रेड होगी एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट, और किसी कॉन्स्टेंट यानी कि किसी भी बिना दिक्कत के हम लोग क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, क्लियर। तो इनके लिए स्वराज का मतलब ये था। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक, लेकिन जब फेलियर किसकी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फेलियर हुई तो उसके बाद बिजनेस क्लास जो थी, आपके बिजनेस ग्रुप थे, वो बिखर गए, वो यूनिफॉर्मली नहीं रह पाए, साथ नहीं रह पाए। दे वर एप्रेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ द मिलिटेंट एक्टिविटीज, और सबसे ज्यादा दिक्कत थी किससे, मिलिटेंट एक्टिविटी, जो मिलिटेंट एक्टिविटी चल रही थी देश के अंदर वो, एंड बरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिसरप्शन ऑफ बिजनेस। और जो मिलिटेंट एक्टिविटीज से क्या होता था कि हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं इफेक्ट होता था। अब जैसे मान लो किसी एरिया में मिलिटेंट एक्टिविटीज चल रही हो और उस एरिया में किसी इंडस्ट्री का अच्छा खासा क्या जा रहा हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता हो उससे, तो उनके पे तो इफेक्ट पहुंचेगा ना उन इंडस्ट्रीज पे, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मिलिटेंट एक्टिविटीज ऐसी कोई एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से उनका ये भी कहना था, एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिस्ट एमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, और धीरे धीरे सामाजिक सोशलिज्म का क्या बढ़ता जा रहा था, एक सोशलिज्म वाली चीज बढ़ती जा रही थी किसमें, जो यंगर मेंबर्स थे कांग्रेस के उसमें। अब ये सोशलिज्म क्या है, ठीक है, यानी कि सामाजिकता। सोशलिज्म आपका एक चैप्टर है क्लास 9th का RR, ठीक है, मैं RR शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सेकंड चैप्टर है, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन का। रशियन रिवॉल्यूशन से हमसे थ्योरी आई है सोशलिज्म की, ठीक है। सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो सोशलिस्ट लोग होते हैं वो किसके अगेंस्ट होते हैं, पूंजीवादी लोगों के, कैपिटलिज्म के, ठीक है, किसके अगेंस्ट होते हैं, कैपिटलिज्म के। तो ये जो थ्योरी जो दी गई है वो किसने दी थी, हमारी सर कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, कार्ल मार्क्स सर ने ये थ्योरी दी थी, और इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसका मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, सिर्फ कार्ल मार्क्स सर के ऊपर बनाऊंगा, उनकी थ्योरी थी क्या, ठीक है, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड तो होगा लेकिन कोर्स से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है, तो वो एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे हम लोग कार्ल मार्क्स सर के ऊपर, ठीक। तो जो भी सोशलिज्म होंगे ना, सोशलिस्ट लोगों को, सोशलिस्ट का जो फॉलो करते होंगे
वो उनको इन लोगों को उनसे जरूर दिक्कत रहती हुई, इसीलिए बिजनेस क्लास को अब कांग्रेस में जो बढ़ रहा है, सोशलिज्म जो बढ़ रहा था, उससे दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि सोशलिस्ट लोग हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ रहते हैं, पूंजीवादियों के खिलाफ रहते हैं, कैपिटलिज्म के खिलाफ रहते हैं। अब देखिए हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं, और भी लोगों की बात हुई है, ठीक है। तो अब जो वर्किंग क्लासेस थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था किसमें, सीडीएम में, ठीक है। सिर्फ नागपुर के ही एक ऐसा रीजन था जिसने पार्टिसिपेट किया था आपका, बाकी रीजन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। स्पेशली किसने, इंडस्ट्रियल क्लास ने। क्यों नहीं किया था, इंडस्ट्रियल केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्क स्टेड अलूफ, वर्कर स्टेड अलूफ। क्यों, बट इन द स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। बहुत सारे वर्कर्स ने, तो क्योंकि देखो ये किसका संग दे रहे थे, ये दे रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट का। इंडस्ट्रियल किनके क्लोज थी, कांग्रेस के क्लोज थे। इसी की वजह से वर्कर्स दूर रहे किससे, सीडीएम से, ठीक है। वर्कर्स दूर रहे किससे, आपके सीडीएम से। लेकिन क्या हुआ, उसी टाइम पे क्या होता है कि आपके कुछ वर्कर्स जो होते हैं, ठीक, उन्होंने क्या करा, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट, कुछ वर्कर्स ने तो भैया पार्टिसिपेट करा था आपके सीडीएम के अंदर। दे सिलेक्टिवली एडॉप्टेड सम ऑफ द आइडियाज, उन्होंने आइडियाज एक्सेप्ट करे गांधी जी प्रोग्राम के, और उन्होंने भी क्या करा, बॉयकॉट करा किसका, फॉरेन के गुड्स का, एज ए पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट्स अगेंस्ट वेजेस एंड द पुअर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। और मूवमेंट में वो और क्या चाहते थे कि जो वेजेस थी वो बहुत लो थी, पुअर वर्किंग कंडीशन थी, तो वो चाहते थे कि हमारे लिए भी कुछ ना कुछ कंडीशन सुधारी है, थोड़ा वेजेस का इंक्रीमेंट होना चाहिए। दे वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930, ठीक है। क्या होने लगी, देयर वर स्ट्राइक्स, बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स हो रही थी, किसके द्वारा, रेलवे वर्कर्स के द्वारा 1930 में। डॉक वर्कर्स ने भी स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया था 1930 और 32 के बीच में। यानी कि क्या रहा था, स्ट्राइक्स, देश में उथल पुथल टर्मोइल की स्थिति हो गई थी। 1930 थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन द छोटा नागपुर टिन माइंस और गांधी गैप्स, बहुत सारे लोगों ने कहाँ पे, आपकी छोटा नागपुर में टिन माइंस हैं, ठीक है, उनमें गांधी जी की कैप पहन ली एंड पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन, और पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया किसमें, प्रोटेस्ट रैलीज में और बॉयकॉट कैंपेन्स में, ठीक है। छोटा नागपुर ये रहा आपका, ठीक, इस जगह पे छोटा नागपुर पड़ता है आपका। बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल, और यहाँ पे भी कांग्रेस ने वर्कर्स को क्या दे दिया, धोखा दे दिया, उनकी डिमांड को प्रोग्राम मतलब स्ट्रगल के प्रोग्राम में उन्होंने इंक्लूड नहीं करा। उसके बाद क्या हुआ, इट फेल्ट दैट, ठीक, इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपेरियल फोर्सेस, और इससे ये लगा कि इससे इंडस्ट्रियलिस्ट भी डिवाइड हो जाएंगे, और क्या, डिवाइड द एंटी इंपेरियल फोर्सेस, और एंटी इंपेरियल फोर्सेस भी डिवाइड हो जाएंगी, ठीक। तो इसी डर से कांग्रेस ने उनकी डिमांड को शामिल नहीं करा था यहाँ पे। Another important feature of the civil disobedience movement, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर था इसका कि भैया आपके लार्ज स्केल पे वुमेन ने पार्टिसिपेशन करा था इस मूवमेंट के अंदर, किसके, सीडीएम के अंदर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, गांधी जी के कहने पे, ठीक है। एक ही डिमांड पे बहुत सारी वुमेन्स ने, महिलाओं ने यहाँ पे क्या करा था, पार्टिसिपेट करा था। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च, थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम टू लिसन टू हिम, बहुत हजारों की संख्या में महिला, जब गांधी सॉल्ट मार्च कर रहे थे, हजारों की संख्या में महिलाएं अपने घरों से निकल आई थी सिर्फ गांधी जी को सुनने के लिए, ठीक है। उन्होंने पार्टिसिपेट करा प्रोटेस्ट मार्च में, मैन्युफैक्चर, सॉल्ट मैन्युफैक्चर में, पिकेटेड फॉरेन क्लोथ को पिकेट करने में, लिकर शॉप के लिए तोड़फोड़, इन सब में किसने पार्टिसिपेट करा था, महिलाओं ने पार्टिसिपेट। उसके बाद अब देखते हैं आपके अर्बन एरियाज में, यानी कि शहरीकरण एरिया में क्या हुआ, हाई कास्ट फैमिलीज, ठीक है, अर्बन एरिया, ठीक, अर्बन और रूरल एरियाज होते हैं, तो अर्बन एरियाज में से उन जो हाई कास्ट फैमिलीज की वुमेन थी उन्होंने पार्टिसिपेट करा इस मूवमेंट में, ठीक है। और रूरल एरिया से, यानी कि जो गांव का एरिया है, दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड, ठीक है। तो जो रिच पीजेंट होते थे, यानी कि जो पैसे वाले किसान होते थे, वहां से इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। तो यानी कि हाई कास्ट फैमिली से और रिच पीजेंट, इन्हीं वुमेन्स ने इन्हीं वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा किसने, सीडीएम में, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। आगे बढ़ते हैं, मूव बाय गांधी जी कॉल, ठीक है, दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन, ठीक है। सेक्रेड ड्यूटी यानी कि लेडीज की ड्यूटी क्या है कि सर्विस टू द नेशन, ठीक। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of the women.
वुमेन्स ने बेचारी ने इतना करा, लेकिन उनकी जो पोजीशन थी, ठीक है, पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज। उनकी लाइफ के अंदर कोई चेंज नहीं आया, घरों में उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया, उनके साथ जो घरों में जो ऐसा बिहेवियर हो रहा था आज भी वैसा ही हो रहा है, ठीक है, अभी भी प्रॉपर फ्रीडम नहीं मिली थी, ठीक। गांधी जी ने बोला दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन, कि ये ड्यूटी है किसकी, वुमेन की, टू लुक आफ्टर होम, अपने घर की देखभाल करें, ठीक है, एंड हर्थ बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ, एक अच्छी माँ वाली, एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश करें और अच्छी बीवी बने, ये गांधी जी कहते थे। And for a long time, Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. It was keen only their symbolic presence. और कांग्रेस ने भी कोई ऐसा मतलब बहुत बड़ा ओहदा नहीं दिया वुमेन्स को अपनी पार्टी के अंदर, कोई अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी अथॉरिटी या पोजीशन नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो बस उनकी एक सिंबलिक प्रेजेंस थी कि हाँ भैया इस मूवमेंट में क्या वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया है। वुमेन ज्वाइन नेशनलिस्ट प्रोसेसन, बहुत सारे नेशनलिस्ट जो प्रोसेसन थे वो ज्वाइन करे। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट मैनी वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ मूव्ड आउट ऑफ देयर होम्स ऑन टू ए पब्लिक एरिना। और जब ये नेशनल मूवमेंट चले थे, इनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो पहली बार अपने घर से बाहर निकल के आई थी भैया, ठीक है, पहली बार। उसके बाद एमंगेस्ट द मार्चेस यू कैन सी मैनी ओल्ड वुमेन एंड मदर्स विद चिल्ड्रन इन देयर आर्म्स। तो मार्च जो चल रहे थे, जो मूवमेंट चल रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा कैसी वुमेन थी, ओल्ड वुमेन थी, और वो मदर्स थी जिनकी गोद में क्या थे, बच्चे थे, ठीक है, अपने बच्चों को लेके बेचारी किसमें आई थी, आपके मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने आई थी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी जो उम्मीद करता हूं अब ये आखिरी वीडियो होगी, ठीक है, इसके बाद जो वीडियो करेंगे वो आखिरी वीडियो होगी। तब तक हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक। अगली बार जो हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, लिमिट्स क्या थी, कहां तक ये आपका मूवमेंट जो है ना लिमिटेड रह गया था, कहां तक सीमित रह गया था, जिसकी वजह से मूवमेंट इतना सही नहीं हुआ और मूवमेंट का मतलब बहुत ज्यादा फायदा नहीं निकल पाया था, ठीक है। तो ये सब चीजें, बाकी बेटा कहना यही है कि आप की छुट्टियां हैं, समर वैकेशन हुई है, बहुत सारे बच्चों के प्लान्स हैं इधर उधर जाने का, तो मेरा तो यही कहना है कि आप ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन छुट्टियों में पढ़ाई करने की कोशिश करें, क्लियर। बाकी घूमना फिरना आप अगले साल देख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, नेसेसरी नहीं है, बाकी आपका मन है, ऐसी कोई फोर्स वाली बात भी नहीं है कि आप मेरी बात मानो, आपके रिजर्वेशन वगैरह है। उसके बाद वीडियो रिलीज होती है तो कृपया करके पूरा देखने की कोशिश करें, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मैंने आज तक नहीं बोला है, ना मैं शायद बोलूँ आपसे, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंटेंट अच्छा है तो आप देखिए, नहीं तो कोई ऐसी जोर जबरदस्ती है नहीं। बाकी आपके बच्चों की जो कमेंट सेक्शन में जो मैसेज के द्वारा जो हमको रिक्वेस्ट आई है कि सर ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, तो पहले ये चैप्टर्स खत्म होने दीजिए, इसका जो लास्ट लेक्चर होगा हम लोग एक और पार्ट है उसमें हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम ज्योग्राफी ही स्टार्ट करेंगे आपकी, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।